अब जो हमारा टॉपिक है वो है लोक कल्याणकारी राज्य। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड यूनिट पेपर, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण हेतु नहीं बल्कि समूची जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। यह विचार कोई नया विचार नहीं है। भारत में प्राचीन काल से राम राज्य की जो धारणा प्रचलित रही है वह एक ऐसे राज्य का ही प्रतीक थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। महाभारत में लिखा है वेदव्यास जी ने कि जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता वह नरक का भागी होता है। प्लेटो और अरस्तु के द्वारा भी राज्य एक नैतिक संगठन तो माना ही है, साथ ही उसका उद्देश्य भी यही बताया कि किसी वर्ग के हित में नहीं बल्कि सभी नागरिकों के हित में कार्य करना चाहिए। इसी विचार को लक्ष्य करते हुए अरस्तु ने भी फरमाया है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी राज्य कार्य करता है वो लोगों के कल्याण की भावना को रखकर करे, और जहाँ संपत्ति एकत्रित होती है मानवता का पतन हो जाता है। तो ऐसे में, ऐसी व्यवस्था में असंतोष, जनता में विद्यमान असंतोष उत्पन्न हो जाता है और उसकी परिणति भी क्रांति का रूप ले लेती है। नाइनटीन 1980 में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता हो। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी या लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इस प्रकार हमने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्य की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। इसके जो विशेषताएं हैं या लक्षण है वो यह है कि पहला, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। आर्थिक सुरक्षा से मतलब सभी व्यक्तियों को रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी और अधिकतम समानता की स्थापना करना। दूसरी बात है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। राजनीतिक सुरक्षा से अभिप्राय है कि राजनीतिक शक्ति सभी व्यक्तियों में निहित हो और वे अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सकें। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर राजनीतिक कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकता था, और जब लोकतंत्र शासन व्यवस्था हुई तो इसमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने लगे। तो लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की राजनीतिक हितों की साधना को भी आर्थिक हितों की साधना के समान ही समझा जाता है।
फिर है नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था में दो बातें देखी हमने, लोकतंत्रीय शासन और नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से अभिप्राय कि नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति और राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लेने का, राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता आदि की व्यवस्था करना है। तीसरी बात है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। सामाजिक समानता का सिद्धांत भी इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व हो सकता है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख के साधन मात्र नहीं समझा जाए। फिर है राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी जनहित कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट या कम नहीं होती है। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था बल्कि सैकड़ों रूपों में जनता के हित में कार्य किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। एक लोक कल्याणकारी राज्य तो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है के विचार पर आधारित होता है। तो अब हमने देखा उसके अर्थ, परिभाषा और लक्षण। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों पर चर्चा करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य है आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। दूसरा पॉइंट है व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों और राज्य के व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था करना। फिर है कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य करना। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य करना। मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य करना। ये सभी कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के कर्तव्य के रूप में हैं, किंतु पूर्ण रूप से हम इसकी एक सूची बना दें ऐसा संभव नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध आज कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। जो इसके विरोध में हैं वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका विरोध भी करते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। व्यक्तिवादियों का कहना है कि लोक कल्याण की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तो स्वभावतः राज्य की शक्तियों में भी वृद्धि होती है और यह अति शक्तिशाली राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। दूसरा बिंदु जो आलोचना की दृष्टि में है वो है ऐच्छिक समुदायों पर आघात। जब लोक कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को अपना लेने पर राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, तो राज्य ऐसे कार्य करने लग जाता है जो वर्तमान समय में ऐच्छिक समुदायों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य ऐच्छिक समुदायों के लिए घातक होता है और मानव जीवन के संबंध में उपयोगी भूमिका निभाने वाले ये ऐच्छिक समुदाय समाप्त हो जाते हैं। फिर है नौकरशाही का भय। इससे नौकरशाही में अत्यधिक वृद्धि होती है। लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार आदि अनेक बुराइयों को भी जन्म होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अत्यधिक खर्चीली प्रवृत्ति। आलोचकों का मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य बहुत अधिक खर्चीला आदर्श है। राज्य की विभिन्न योजनाएं संपादित करने में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है और सामान्य आर्थिक साधनों वाला राज्य इस प्रकार भार वहन नहीं कर सकता। तो लोक कल्याणकारी राज्य की नीति राज्य को दिवालियापन की ओर ले जाएगी, ऐसा सीनेटर टॉफ्ट का मानना है। लेकिन एक बात निश्चित है
कि कितनी ही आलोचनाएं की जाए, लेकिन उसके लोक कल्याणकारी राज्य की जो महत्वता है उसको हम नकार नहीं सकते। आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज लोकतंत्रात्मक राज्यों की जीवनदायिनी शक्ति ही लोक कल्याणकारी राज्य हैं। विश्व के अनेक राज्यों द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र को अपना लिया गया है, लेकिन आर्थिक स्थिति में भी कुछ हद तक इसको माना गया है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा आज विश्व को उन्नति की ओर ले जाने में सक्षम रही है।